दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। चलिए, आज की हमारी क्लास है फोर्थ। सीडीपी हमारा सब्जेक्ट है। सीटेट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए। आज मैंने लिया है प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक भी क्लियर करती चल रही हूँ और साथ साथ आपको पेपर भी देती चलूँगी, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पेपर भी पता चल जाए कि पेपर में कैसा पैटर्न आता है, किस किस टॉपिक से आता है। तो ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इसीलिए मैं पेपर लेकर आई हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। चलिए, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा ही, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। जैसा भी है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा पढ़ा रही हूँ तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। मतलब भारत के अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे रूप में देखा जाना चाहिए? ए प्रॉब्लम, एक समस्या के रूप में, अ रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में, एन ऑब्स्टिकल, एक बाधा के रूप में, अ ब्रदर या परेशानी के रूप में, बॉदर, परेशानी के रूप में। बताइए किसके रूप में देखनी चाहिए? देखिए, भारत में कैसी कक्षाएं होती हैं? बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। शिक्षक के कैसे देखना चाहिए? एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, है ना? किसके रूप में देखना चाहिए? एक रिसोर्स के रूप में। अगर वो रिसोर्स के रूप में देखेगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है, तो वो बच्चों को अच्छे से समझ पाएगा, उसे अपने ढांचे में या फिर कहें कि क्लास में वो इंक्लूड कर पाएगा, वो बच्चे की भाषा को समझ पाएगा, बच्चे टीचर की भाषा को समझ पाएगा। तो ये सब किस में होगा? एक बहुभाषी कक्षा में होता है। मतलब मल्टीलिंगुअल क्लासेस में क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ ग्रुप में पढ़ाया जाता है और टीचर क्या करता है, एक संसाधन के रूप में का देखता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोल रहा है कि मिस्टेक एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट। अच्छा, बच्चों के द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? चलिए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये इंडिकेट करता है क्या कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता है, ये करता है। सेकेंड ऑप्शन है शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, या उनमें चिंतन समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। या फिर शुड बी सेवरली डेल्ट विद, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। अच्छा, बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो गलतियां कर रहे हैं, तो आप उसको गलती के रूप में देखेंगे। चलिए देख लीजिए। फोर्थ है आर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ टू लेबल चिल्ड्रन एज वीक और आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये भी अच्छा कार्य है। मतलब बच्चों को कमज़ोर और अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर मिलते हैं। मतलब जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं तो वो कमज़ोर हैं, और जिनके अच्छे आए वो अच्छे हैं। तो आपको अवसर मिल जाएगा कि अच्छे अच्छे को निकाल दो और बुरे बुरे को अलग कर दो। मतलब जो फेल हुई और हो गए हैं बच्चे, जो गलतियां करते हैं सही से नहीं, तो वो अलग। तो बताइए कौन सा होगा? देखिए सीधी सी बात है, आपके ये थर्ड और फोर्थ तो कट ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था राइट टू एजुकेशन, उसमें बताया गया था कि बच्चों को कभी भी आप ना तो डांट सकते हैं ना स्कूल से निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ है, आप बच्चों को कठोरता से नहीं पढ़ा सकते। एनसीएफ भी हमारा कहता है कि बच्चों को आप नहीं कठोरता से पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या कही है कि कमज़ोर उत्कृष्ट चिन्हित करते हैं, अच्छे अफसर हैं। भाई, हम किसी बच्चे को लेवल क्यों करें? नहीं कर सकते ना, हम नहीं होगा। जब जहाँ पे भी लेवल चिन्ह आ जाए वहाँ पे कुछ आप सीधा कट कर दीजिए। फिर आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। अच्छा, शिक्षकों शिक्षार्थियों की असफलता का सोचा गया, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ बच्चे पास भी हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं,
तो इसमें कुछ गलती सारी अच्छा है, सही सही लिख लेते हैं, कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, इसे पढ़ लीजिए। शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। भाई जब उन्हें चिंतन करने का अवसर मिलेगा, उन्हें अपनी गलतियों को समझने का एक अवसर मिलेगा, जैसे कि जो बच्चे सीटेट में पास हो गए हैं, हाँ ये बात बहुत ही अच्छी है कि सभी पास हो जाते हैं बच्चे। कुछ बच्चे हैं जो रह जाते हैं, मगर ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करते। कुछ वो एक होता नहीं है कि आप कर रहे हैं तैयारी बट आपका हो नहीं पा रहा है, ठीक है, मगर जो हो गए हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपसे बहुत इंटेलिजेंट थे। एक लक भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, ये मैं ऐसे बता दे रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और उनका हो जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, टॉपिक क्लियर होते हैं, सब कुछ क्लियर होता है, बट वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो बच्चे अपने आप में फील कर लेते हैं। तो ये क्या है, बच्चों को वो फेल हो गए भाई, उन्होंने ये सोच लिया कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा पहले ही, तो वो नर्वस थे एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है, उन्होंने गलती की कि उनको नर्वस नहीं होना था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती, जब एग्ज़ाम आया उन्होंने फेल देखा तो उन्हें अपनी गलती को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरी नर्वसनेस की वजह से मैं फ़ेल हो गया, या मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं फ़ेल हो गया, तो वो उस पर चिंतन मनन करेंगे। तो बच्चे जब अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षार्थी की गलतियों त्रुटियों को क्या देना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए, बच्चे को समझने का एक मौका देना चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको भाई पता होना चाहिए भाई एक्टिव बिल्डर्स कौन से होते हैं। और सेकेंड चीज़, कौन से बच्चे जो है वो छोटे से ही मतलब बचपन से ही एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में देखे जाने लग जाते हैं, कौन से होते हैं, किसने कही है ये बात, पावलोव ने, जुंग ने, पियाजे ने, स्किनर ने, किसने कहा है। देखिए पावलोव तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि इन्होंने तो अलग ही अपनी एक थ्योरी दी है। स्किनर भी नहीं होंगे। अब बात देखिए, सीधी सीधी सी बात है कि पियाजे जी ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है जो एक अपनी नॉलेज को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है, ठीक है, बच्चे सीखते हैं, ठीक, एक सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर पेडागोगी मी फर्स्ट, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो ये बहुत ही ईजी, मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर में डिफरेंट क्या है। तो टीचर सेंटर्ड ऐसी क्लास होती है जो हमें बताती है कि जो टीचर है वो बीच में बैठता था और बकाया सारे बच्चे लाइन से बैठते थे, है ना। और चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चे ग्रुप में बैठते हैं और टीचर सबके पास जाता है। पहले बच्चे उठ के टीचर के पास जाते थे, अब क्या होता है कि टीचर बच्चों के पास आता है बताने के लिए, करवाने के लिए, ठीक है, तो यही चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं, इन्होंने बोला कि क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो चलिए, आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है। सेकेंड है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। थर्ड है लिटिल लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देना। या फिर गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। क्या करना चाहिए, देखिए बहुत इजी है, जहाँ पे भी आपको एक्टिव दिख जाए बच्चा, पार्टिसिपेटिंग दिख जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, बच्चे अपनी खुद की इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन है जिसमें ऐसा कुछ आपको दिखे। यस है,
कौन सा है? हमारा सेकेंड ऑप्शन है। क्यों? देखिए, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो क्या कहता है, बच्चे अपनी शिक्षा जो है वो कैसे करते हैं, उनके अंदर से एक इच्छा आती है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम सीखना है। तो बच्चे अपनी इच्छा अनुसार जब कार्य करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही हमारी चाइल्ड सेंटर पेडागोगी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, A teacher can help the children to process a complex situation by जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई सहायता? हम ऑप्शन पढ़ेंगे तभी बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ठीक है, या फिर सेकेंड ऑप्शन है गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, उस पर एक भाषण देकर। थर्ड है ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। फोर्थ ऑप्शन है इनकरेजिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ऑफरिंग अ हाई रिवॉर्ड टू द चाइल्ड हु कंप्लीट्स द टास्क फर्स्ट, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए, आप बच्चों को किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप उसको सब, मगर हर बार आप किसी भी चीज़ में आप बच्चों को पुरस्कार नहीं दे सकते, फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, है ना। अभी वो क्या कह रहा है, बोला रहा है क्वेश्चन कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बच्चे की प्रोसेस जो है, चिल्ड्रन प्रोसेस, वो क्या होगी, शिक्षक को कैसे बच्चे की सहायता करनी चाहिए, बच्चे को कठिनाई हो रही है ना। तो वो क्या करेगा, एक ऑफर दे देगा, सहायता दे देगा कि बच्चे अपने निर्वाह कर सकें, बोलेगा आप कर लो, ऐसा तो नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर बोल रहा है उस पर एक भाषण देकर, बच्चा पहले से ही परेशान है, उसको एक और लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि आप ऐसे नहीं, आप फेल हो गए हैं, तो आप ऐसा, तो तुमने पढ़ाई नहीं की थी, तुमने ये नहीं किया, तो ये लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बच्चों को पता है भाई वो फेल हो गया, उसकी कहाँ कमी थी, वो उस चीज़ को सही कर लेगा। आप उस पर लंबा चौड़ा भाषण देकर आप कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका कट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनकरेजिंग, अब ये भाई कंपटीशन रिवॉर्ड आ गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन आपका बचा है ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अगर बच्चा किसी बहुत कठिन सिचुएशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले बच्चे को क्या बताएंगे, भाई बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता, आप उसको सिलेबस बताएंगे, फिर सिलेबस के अंदर आप उसको मेन टॉपिक्स बताएंगे, उन टॉपिक्स के अंदर आप उनको क्वेश्चन सिखाएंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप उनको बताएंगे कि देखो अब समस्या कुछ कम हुई। तो यही चीज़ होती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चे की कठिनाई को सरल बना देना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज़ रिसीव्ड, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। क्वेश्चन है, ऐसा अक्सर होता है कि बच्चों को हम टीचर्स चाहते हैं कि जैसा हमने पढ़ाया वैसे ही आंसर, तो इस सिचुएशन ने पूछा है, ध्यान आप समझ गए होंगे आप कैसा है। इज फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इज एन इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटजी, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, क्या ये एक अच्छी आकलन युक्ति है, इफेक्टिव है, असेसमेंट है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज individual interrupts experience and do not reproduce knowledge as it is received, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। थर्ड is good since we record everything as it is in our brain,
क्या होगा, अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। फोर्थ, इज़ गुड सिंस इट इज़ ईजी फॉर द टीचर टू असेस, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन से में सरल है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो है होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, हमने ऑप्शन पढ़ते ही बता दिया कि फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें शिक्षक बोर्ड की बात आ गई कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। भाई हम बात करते हैं बच्चे के लिए, तो शिक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। तो आपका 6 का फोर्थ ऑप्शन हमने कट कर दिया। आता है इज गुड, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज़ रिसीव्ड। जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अब मैं ये चाहूँ कि आप बिल्कुल वैसा ही अपने एग्ज़ाम में भी फॉलो करें। ऐसा नहीं होता है, मैं जो आपको समझा रही हूँ आप उसे समझ रहे हैं, मगर जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप मेरी बात को समझे होंगे, मगर मेरी बात को वैसे ही नहीं बोलेंगे या लिखेंगे। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आप सरल वे में लिख पाएंगे, आसानी होगी। आपको बस अपनी थिंक बनानी होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि क्या टॉपिक है। ये नहीं होता कि जैसे मैं टीचर पढ़ाता है आप वैसे ही लिख कर आए, तो ये एक समस्यात्मक है। कैसी है, समस्यात्मक है। तो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा। 7th क्वेश्चन है, when students are given an opportunities to discuss a problem in groups their learning curve, ओके जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। भाई जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, उसको डिस्कस करने का टाइम दीजिए। जैसे नॉर्मल वे में मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे घर में है, आप बैठे हुए हो, है ना, आपको बताया गया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, आपको फिर आप उस पर बात करना शुरू कर देते हो कि या ऐसे नहीं ऐसे था ऐसे थे। तो आप कैसा, क्या चीज़ आपको एक मिल गई, आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलती हैं, आप अपनी बातों को रखना कैसे सीख, ये क्या आपके अंदर क्या डेवलप कर रहा होता है। फर्स्ट है रिमेन स्टेबल, डिक्लाइंस, थर्ड है रिमेन्स द सेम, फोर्थ है बिकम बेटर, मतलब स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है या बेहतर होता है। देखिए जब आपको किसी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप उस पर वार्तालाप करते हैं, आपको चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, तो आप दिन पे दिन क्या होते हैं, समान रह जाते हैं या अंतर होते हैं या फिर स्थिर रहते हैं, आप बेहतर हो जाते हैं जब आपको किसी चीज़ को सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि जब आप इंटर में थे या फिर हाई स्कूल में थे, आपने हाई स्कूल के बाद इंटर का प्रिपरेशन लिया, तो आप हाई स्कूल से इंटर में आते होते थोड़ा सा बेटर हो गए, फिर इंटर से आप बीएससी में गए तो उससे बेटर हो गए, बीएससी के बाद आपने डीएलएड या बीएड या बीटीसी कुछ भी किया, आप उसमें बेटर हो गए, तो आप बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अच्छा जी, पहला ए हैप्चर्ड, दूसरा एंड अनप्रेडिक्टेबल, तीसरा सिक्वेंटियल एंड ऑर्डरली, मतलब क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ए टॉय टू हैड, एड़ी से चोटी। क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरियस फ्रॉम ऑफ वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। देखिए हम जो है फोर्थ ऑप्शन से ही शुरू करते हैं, एड़ी से चोटी। भाई टॉय टू हैड, मगर ये उल्टा लिखा है, ये तो सिफेलोक्वाड्रल का है ना, सिफेलोक्वाड्रल है शायद, यही है, सिर प्रधानोमुखी जिसे बोलते हैं, तो वो हैड टू टॉय जाता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, इसकी बात ही नहीं हो रही है। बोल रहा है कि व्यक्ति, हम लोग सब एक जैसे नहीं होते, किसी में किसी न किसी चीज़ में भिन्नता पाई ही जाती है, हर व्यक्ति सेम नहीं होता है, मगर कुछ चीज़ों में वह नमूने का अनुगमन करते हैं। तो क्या होता है, देखिए पहले आप इन्फेंसी में आते हैं, है ना, फिर आप चाइल्डहुड में आते हैं, फिर एडल्टहुड में आ जाते हैं।
तो ये चीज़ आप यहाँ भारत में रहिए, चाहे आप यहाँ से अमेरिका या लंदन चले जाइए, तभी ये सीक्वेंस वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप एडोलसेंस में चले गए, फिर आप चाइल्डहुड में गए, फिर आप इन्फेंसी में, ऐसा नहीं होता है। आप सीधा क्रम से ही, कहीं का भी बच्चा हो वो क्रम से ही बढ़ता है। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। होप करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 9 क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला, सोशियो कल्चरल कंटेस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। हाँ, लग तो सही रहा है। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, विकास एकल आयामी है। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, विकास पृथक होता है। डेवलपमेंट बिगेन्स एंड एंड्स एट बर्थ, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। क्या होगा बताइए। क्यों ऐसा? ये तो फोर्थ ऑप्शन फिर से देख लीजिए। डेवलपमेंट बिगेन मतलब विकास जो है वो आपके जन्म से शुरू होता है, जन्म पे ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा है नहीं। हम विकास हमारा चलता रहता है बचपन से लेके हमारे मरने तक, ठीक है। तो ये तो फोर्थ ऑप्शन फिर से नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, मतलब विकास पृथक होता है, ऐसा तो नहीं होता है। फिर फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है, सीधी सी बात है कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। किसमें? डेवलपमेंट में। ओके, चलिए 10 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइम भी बहुत हो रहा है, फिर बहुत सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज 15 ही क्वेश्चन करते हैं, कल 15 क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, बोल रहा है 10th क्वेश्चन, वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बात की थी इस पर, फिर भी अभी बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जन्मजात विशेषताओं के कारण अलग होता है। सेकेंड, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव्ड अ डिफरेंट कैसेट फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होता है। फोर्थ है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। देखिए, हर व्यक्ति जो है वो एक से दूसरे में भिन्न दिखाई देता है। जैसे आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, या आप दोनों भाई होंगे, तो या फिर जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, मगर उनमें भी डिफरेंट दिखाई देता है। हर कोई व्यक्ति सेम नहीं है, ना तो वाई फेस है और ना ही नेचर में भी वाई सेम होता है। कुछ लोग होते हैं थिंक कुछ मिलती हैं मगर टोटली सेम नहीं होते। ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें जो इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे जो अमीर लोगों का है या गरीब लोग हैं, उनको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो उस अकॉर्डिंग बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि ऐसा भी नहीं है कि गरीब बच्चे बनते नहीं हैं, वो भी बन जाते हैं। मगर यहाँ बात हो रही है कि इंडिविजुअल डिफरेंट क्यों होता है एक से दूसरे व्यक्ति में। वो सीधी सी बात है, हमारे हेरिडिटी, हमारे जीन्स के कारण एंड हमारे इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है। तो जहाँ इंटरप्ले हमारे जो बॉडी है उसको दो पार्ट से ही मिलकर बनी, एक हेरिडिटी से, एक इन्वायरमेंट से। तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11 क्वेश्चन है फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। देखिए, ये तो बहुत ईजी है भाई। एन एग्जिटिंग रोमांचकारी, अ प्राइमरी मुख्य, अ सेकेंडरी गॉड, अ नोट सो इम्पॉर्टेंट कम महत्वपूर्ण। जो फैमिली होती है वो हमारी प्राइमरी होती है, फर्स्ट होती है। तो
तो हमारा मुख्य भूमिका ही हमारी फैमिली सोशलाइजेशन के लिए प्रमुख होती है। स्कूल जो होता है वो हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड डैश imitation begins emergency play. Second है infancy applies logic and is able to infer. Third है pre-operational child deductive thoughts. Fourth है concrete operational child is able to conserve and classify. बताइए, हिंदी में पढ़ के सुना देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुभव अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। सेकंड है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बताइए कौन सा होगा। देखिए फॉर्मल ऑपरेशन, फर्स्ट ऑप्शन आपको बोले क्या, फॉर्मल ऑपरेशन चाइल्ड इमिटेशन बिगेन। अच्छा, आप मतलब सीधा आप आप मतलब 14 या 13 ईयर के हो गए, अभी तक आप अनुकरण करना सीखेंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर्म। अब भाई शैशवावस्था में बच्चा है, वो बोलना सीखेगा ना, अनुकरण करना सीखेगा, वो एकदम से तर्क करना नहीं सीख जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया। फिर बोल रहा है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट्स, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा के निगमनात्मक विचार करता है। भाई पूर्व संक्रियात्मक बच्चा एकदम से कैसे निगमनात्मक विचार करने लगेगा, डिडक्टिव थॉट्स देने लग जाएगा। डिडक्टिव थॉट्स हमको कहाँ पर आते हैं, हमको फॉर्मल में आते हैं, है ना। तो प्री ऑपरेशनल में तो आते ही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर मतलब अलग अलग तरीके से हम सोच सकें, एक ही तरीके से नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा कहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। ये ही ऑप्शन आपका बच्चा है और ये राइट है, क्योंकि मूल संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। वो जैसे कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बच्चा होता है, जैसे कि आप ता वाला खेल खेलते हैं, ठीक है, तो आप वो जब ता करेंगे तो बच्चा पहले तो बहुत हंसेगा, मगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि माँ छुपी नहीं है, वो फिर आपके इस गेम से खुश नहीं होगा, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है आपका, टाइम बहुत हो रहा है उसको। 13 क्वेश्चन है अ चाइल्ड सेज क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, सी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है भाई। फर्स्ट ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, अहम केंद्रित चिंतन। सेकेंड कॉज एंड इफेक्ट्स, कार्य कारण। रिवर्सिबल थिंकिंग, विस्मय चिंतन। सिंबॉलिक थॉट्स, प्रतीकात्मक विचार। बताइए कौन सा होगा। देखो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग जो होती है वो पियाजे जी कहते हैं कि बच्चों में ना ईगोसेंट्रिक थिंकिंग पाई जाती है, जबकि वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं। मतलब जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है, और पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं वो ईगोसेंट्रिक है, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करता अपनी बातों में, ठीक है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं हुई। बच्ची कह रही है अगर धूप में अब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो क्या कर रही है। अब रिवर्सिबल थिंकिंग, अब भाई कोई पीछे की चीज़ तो आई नहीं है कि कौआ है कौआ, या फिर गाय है सो गाय है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो थर्ड भी कैंसिल। सिंबॉलिक थॉट, अब वो किसी चीज़ को चिन्हित नहीं कर रही है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा बता रहा है, उसने कुछ ना कुछ समझ अपनी विकसित की है, उसने कार्य किया है कि कपड़े जो है वो धूप में ही सूख जाते हैं जल्दी, अपेक्षा की क्या कमरे में डालने के या कहीं और डालने के, ठीक है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। According to Piaget, children's thinking differ in dash from adults than in dash. पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। अच्छा, फर्स्ट है साइज
या करेक्टनेस, आकार या मूर्तपरकता में। सेकंड काइंड या अमाउंट है, प्रकार और मात्रा में। थर्ड साइज एंड टाइप, आकार या किस्म में। फोर्थ है अमाउंट एंड काइंड, मात्रा या प्रकार में। ये सेकंड लास्ट है आपका। बताइए आंसर, सोचिए। पियाजी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है? देखिए, बच्चे जो है ना वो बड़ों के समान ही सोचते हैं, मगर ऐसा होता है कि सबको लगता है वो क्या होता है, एक जैसा तो सोचते हैं मगर उनकी मात्रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि नहीं? तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। देखिए, बहुत आपको मैं बता देती हूँ, सेकंड या फोर्थ में से ही कोई होगा। अब आप बताइए कौन सा होगा, सोचिए। देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। बच्चे जैसे सोच रहे होते हैं वो और बड़े जैसे सोच रहे होते हैं, उनके प्रकार में डिफरेंट हो सकता है, मगर मात्रा में बजाय मात्रा में दोनों के बराबर होगा। अमाउंट दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण? सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। ये देखिए, ये जोन होता है, ये बाहरी आपको, ये आपको यहाँ पे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, उसको आती नहीं है, उसके पापा जी जो हैं वो यहाँ पे साइकिल चलाना सिखाने में उसकी मदद कर रही हैं। मतलब पीछे से स्टैंड पकड़ लिया है, बच्चा चलाता हुआ जा रहा है, स्टैंड पकड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक सहायता प्रदान करना है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन पढ़ते हैं। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर टू स्टूडेंट, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट इंकरेजिंग क्वेश्चनिंग, और फिर ये है थर्ड ऑप्शन है ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के व्यवहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। ये तो होगा नहीं, फोर्थ कट कर दो। मूर्त अमूर्त दोनों भाई, गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर टू स्टूडेंट। अब बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आ रही थी, आप उस पर चिल्लाने लग जो कि यार तुमको आता ही नहीं है, तुमको। आप बच्चों को मोटिवेट करो कि आप चला लोगे, आप चला सकते हो, आप कर सकते हो। ये चीज़ मतलब आप मोटिवेट करेंगे बच्चों को किसी चीज़ को करने के लिए, है ना, आप उसकी सहायता करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर टू स्टूडेंट। आप बच्चों को लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा, और नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ भी है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।